Okay, so with this video tutorial, we are on the last topic of the inflammation, that is dysplasia. Dysplasia हमको डिस्कस करना था, तो it is the last topic of the inflammation, and with this video, your inflammation topic will be over, and then we will switch to another topic इन पैथोफिजियोलॉजी। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ये लास्ट आपकी वीडियो है इन्फ्लेमेशन की। इसमें आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम दूसरे वीडियो पे स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेजिया डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकैप में जाते हैं। थोड़ा सा रिकैप में जैसे हम सेलुलर एडाप्टेशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें एक बार हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेलुलर एडाप्टेशन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है एक नॉर्मल सेल पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन में हमने बताया था कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल होता है, वो नॉर्मल सेल क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है, जो भी इन्फ्लेमेशन हुआ, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम हुई, तो बेसिकली हमारा नॉर्मल सेल जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा किसी दूसरे फॉर्म के अंदर, और वो इसलिए करता है ताकि वो हमारी जो डिजीज़ कंडीशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके। यानी कि आपको कोई डिजीज़ हुई, किसी तरह की डिजीज़ हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ हमारे सेल्स जो होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। चेंज इन द सेंस इसलिए करते हैं ताकि वो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। उस कंडीशन को अडॉप्ट करने के बाद जो डिजीज़ कंडीशन होती है, उसके बाद फिर से जब वो सही हो जाते हैं तो फिर से रिवर्स करके नॉर्मल सेल बन जाते हैं। तो जिसके अंदर हमने कई चीज़ देखी थी, हाइपरट्रॉपी, एट्रॉपी, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया। तो इसके बारे में हालांकि हमने पहले डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं कि नॉर्मल सेल जो है वो कैसा होता है, और जब वो डिजीज़ कंडीशन में जाता है, यानी कि सेल जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो वो फिर कैसा हो जाता है। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले, जैसे कि नॉर्मल सेल की बात करते हैं पहले। तो नॉर्मल सेल जो होता है, सपोज करिए ये हम नॉर्मल सेल बना रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा नॉर्मल सेल। ये इसमें न्यूक्लियस है, दिखने में ऐसा होता है नॉर्मल सेल, मतलब इस तरह से बना रहे हैं दिखने में। सेल जो होते हैं वही टिश्यू बनाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट तरह के चेंजेस होंगे, जिसके अंदर से पहला चेंजेस जो है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की, तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ पे इसी सेल को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो हम सेल बना रहे हैं, इसकी साइज़ जो है हम वो बड़ी कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गई है, अब इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सेल साइज जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, जिसको हमने कहा हाइपरट्रॉफी, ठीक। ये हो गया। एक ये एडाप्टेशन होती है कि जैसे नॉर्मल सेल है, अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उसमें हमारे सेल की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जा रही है। जैसे हमने बताया था कि स्केलेटल मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल का हमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हम एक्सरसाइज करके अपने सेल्स को ग्रो कर देते हैं, हमारी जो सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेट कर जाते हैं। तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि सेल का साइज़ नॉर्मल साइज़ से छोटा हो जा रहा है। तो अब इससे हमको थोड़ा सा छोटा बनाना है, तो दूसरी कंडीशन हो गई है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसमें क्या हो गया, सेल का साइज़ जो है वो छोटा हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एट्रॉपी। यहाँ पे जो सेल साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया है, तो हम क्या बोल रहे हैं,
एट्रोफी। ठीक, दूसरी ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट हमको तीसरी कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन जो है इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेल का साइज़ तो उतना ही बड़ा है लेकिन सेल के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको साइज़ तो उतना ही बड़ा रखना है सेल का, जो नॉर्मल साइज़ हमने बनाया था, लेकिन सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। तो यहाँ पे हमको नंबर जो है वो इंक्रीज़ दिखाना है सेल का, इस तरह से। इस तरह से सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से सेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेल नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है। ठीक, तो जब सेल नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो चौथी कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें मेटाप्लेजिया कहते हैं लोग। मेटाप्लेजिया जो होता है उसके अंदर हमने बताया था कि एक एपिथेलियल सेल या फिर मीजेनकाइमल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे एपिथेलियल सेल या मीजेनकाइमल सेल के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। जैसे कि इसको भी बना के देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा नॉर्मल सेल एक है, ठीक है, फिर ये क्या हो गया है, इसका साइज़ और शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, ये छोटा हो गया, इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये फिर वही नॉर्मल सेल। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में यानी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सेल टू अनदर टाइप। टू अनदर टाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया। तो एक ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई। ठीक है, और एक कंडीशन जो होती है वो होती है डिस्प्लेजिया। तो उसे भी देख लेते हैं कि डिस्प्लेजिया क्या है। डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि इसके अंदर सेल की जो ग्रोथ होती है वो डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होती है, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल की, तो हम लोग कहते हैं डिस्प्लेजिया। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें जैसे कि सेल बना लेते हैं फिर से। ये हो गया हमारा एक तो नॉर्मल सेल, ये तो हो गया है नॉर्मल सेल, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ ऐसा ऐसा, यानी कि सेल की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, डिसऑर्डर्ड हो गई है, डिसरेगुलेटेड या डिसऑर्डर या डाउन रेगुलेटेड हो गई है, मतलब कुछ एबनॉर्मल सी ग्रोथ सेल की हो रही है इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं डिसऑर्डरली ग्रोथ। अब इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेजिया। तो कहेंगे डिस्प्लेजिया। तो यानी कि ये जो है ये 5 तरह के हमारे सेलुलर एडॉप्टेशंस हो गए हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई। ये 5 कंडीशंस होती है जिसमें नॉर्मल सेल जो होता है इन सारी कंडीशंस को अडॉप्ट करते चलता रहता है। जैसे जैसे जिस तरह की कंडीशन होंगी उसी तरह से हमारा नॉर्मल सेल जो है वो एडॉप्टेशन जो है वो बॉडी के अंदर कॉज करता रहता है, और सेल जो होते हैं हमारे इस तरह से बनते रहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जो टॉपिक हमारा एक बच रहा था, हमारा टॉपिक जो था वो डिस्प्लेजिया बच रहा था। तो एक बार डिस्प्लेजिया को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक कि डिस्प्लेजिया क्या होता है, और उसके बाद फिर ये इन्फ्लेमेशन जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर, एक सेकेंड, डिस्प्लेजिया की। क्योंकि यही लास्ट टॉपिक जो था एक बच रहा था आपका डिस्प्लेजिया, तो हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेजिया की। अब डिस्प्लेजिया क्या होता है, तो डिस्प्लेजिया क्या होता है
कि इसके जैसे हमने बताया था कि इसमें जो सेलुलर डेवलपमेंट होता है ये डिसऑर्डर्ड हो जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेजिया को हम लोग कहते हैं कि डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अब ये बेसिकली हमारे बॉडी में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो होती है वो क्यों होती है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेजिया जो होता है वो समटाइम्स जो होता है अकम्पनीड होता है और किस चीज़ से अकम्पनीड होता है, ये अकम्पनीड बाई होता है हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो ये जो होता है ये किससे कंप्लीट होता है, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया से ये कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ ये हो गया। अब इसके अंदर देखना है, अच्छा ये हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया जब साथ में होता है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया जो है ये दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। तो ये हो गया। अब बेसिकली हमको देखना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। हम डिस्प्लेजिया की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती हैं उसमें क्या होता है कि उनके नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ layers of epithelial cell। ठीक है, इसमें कह सकते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये हो गया। और क्या इसमें होता है, इसमें हमने जैसे बताया था कि जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। इसमें डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम, इसके अंदर क्या होती है कि जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, तो बेसल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी पोलैरिटी जो है वो खो देता है। पोलैरिटी यानी कि समझ लो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है। तो इसमें कह सकते हैं लॉस ऑफ इसमें कहते हैं कि लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, यानी कि जो पोलैरिटी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो भी इसके अंदर क्या होती है, डिस्प्लेजिया की कंडीशन में लॉस कर जाती है। तो ये कह सकते हैं हम। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है। क्या होता है, सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है। अब ये प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो प्लियोमॉर्फिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि प्लियोमॉर्फिज्म मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्लियोमॉर्फी शो कर रहा है। जैसे सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म बोलने का मतलब ये होता है कि जब डिस्प्लेजिया कंडीशन होती है तो उसमें एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, एक से ज़्यादा एक ही टाइम पर, वरना नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता नहीं, एक बार में एक ही काम करता है। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि अगर बॉडी के अंदर किसी कंडीशन में एक ही समय पर, एक ही वक्त पर, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा सेल जो है वो काम कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं मोर देन वन
एट द सेम टाइम लिख सकते हैं इसको हम लोग। बेसिकली जैसे प्लियोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि हम लोग हिस्टोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी कर रहे हैं या फिर साइटोपैथोलॉजी की हम बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग सेल्स की स्टेनिंग करते हैं, बेसिकली क्या है कि हिस्टोलॉजी जो है उसके अंदर हम लोग सेल्स की स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग मतलब कि क्या करना कि सेल को कलर इम्पार्ट करने से क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये क्या होते हैं, सेल्स हमको सही से दिखाई देते हैं। तो जब हम लोग हिस्टोलॉजी या साइटोपैथोलॉजी कर रहे हैं और स्टेनिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को स्टेन करना जो होता है, ठीक है, अलग अलग तरह से। तो जब हम स्टेन कर रहे हैं तो जो उनके सेल के शेप, साइज़ या फिर स्टेनिंग के अंदर जो वेरिएबिलिटी आ रही है, यानी कि जो वेरिएबिलिटी आ रही है, वेरिएबिलिटी उनके शेप में, उनके साइज़ में, उनके शेप में या स्टेनिंग में, या फिर एक्सेट्रा, इसमें जो वेरिएबिलिटी वगैरह आ रही है उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं, या कि एक से ज़्यादा सेल जो होते हैं वहाँ पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है आपकी, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर हाइपोक्रोमैटिन। अब ये न्यूक्लियर हाइपोक्रोमैटिन क्या होता है, तो न्यूक्लियर हाइपोक्रोमैटिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो एक्सेस हो जाता है, यानी कि वो एक्सेस हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो अगर एक्सेस हो जा रहा है, एक्सेस इन न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सेस इन न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल, तो हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोमैटिन हो गया है, ये कंडीशन हो गया। या फिर इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, क्या होती है कि अगर सेल के अंदर माइटोटिक एक्टिविटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जा रही है। तो अगर माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जा रही है तो भी हम कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर डिस्प्लेसिया हो गया। यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्प्लेसिया के वक्त, और ये डिस्प्लेसिया जो होता है वो हाइपरप्लेसिया और मेटाप्लेसिया का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिपिकल हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो सेलुलर डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है। जैसे क्या क्या हमने बताया कि एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर्स होती हैं उनकी साइज, उनके नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि जो अरेंजमेंट उनका होता है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की पोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सेलुलर और न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। इसमें हमने बताया था कि हिस्टोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के अंदर जो वेरिएबिलिटी आती है साइज, शेप या फिर उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में, तो वो यानी कि एक टाइम पे, एक समय पे एक से ज़्यादा जो अगर प्रेजेंट हैं तो हम लोग कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के अगर सेल प्रेजेंट हैं तो। और न्यूक्लियर हाइपोक्रोमैटिन, यानी कि अगर न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो एक्सेस में हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। वैसे नॉर्मल है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक्सेस हो जा रहा है तो, और या फिर माइटोटिक एक्टिविटी वगैरह जो हो रही है वो इंक्रीज़ कर जा रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर डिस्प्लेसिया हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के अंदर जो आता है, एग्जाम्पल में आता है यूट्रीन सर्विक्स, जो फीमेल के अंदर होता है, अंदर यूट्रीन लाइनिंग में, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यानी कि यूट्रीन सर्विक्स और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है
इसके अंदर अगर क्या हो जा रही है कि सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जा रही है, ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है अगर यूट्रीन सर्विक्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर हो जा रही है तो सेल जो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, कैंसरस सेल। कैंसरस की स्पेलिंग सही है ना, CN से, हाँ ठीक है। तो कैंसरस सेल बन जाएगा, यानी कि जैसे यूट्रीन सर्विक्स है जो हमारी फीमेल के अंदर जो यूट्रीन वॉल होती है वो, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर इसके अंदर ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया की बात। अब जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि तो ये बेसिकली होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था, शुरुआत में हमने बताया था कि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक तरह से स्वेलिंग होती है, ये हमारे बॉडी का क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है किसी भी इंजरी या फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो अब इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि इसकी बेसिकली कुछ साइंस होती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल साइंस, जिसमें हमने बताया था कि हीट हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, जिसका कुछ ग्रीक टर्म लैटिन टर्म भी था, ब्लड वेसल्स वगैरह डायलेट हो जाती है, परमिबिलिटी वगैरह इंक्रीज हो जाती है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि एक बाहर से स्टिमुलाई आता है, उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो जब रिस्पॉन्ड करती है तो वो क्या करती है, जो बैलेंस होता है उसको रिस्टोर करने का काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये हो गया। फिर हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन के कुछ फैक्टर्स थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनल फैक्टर थे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर नॉन माइक्रोबियल फैक्टर थे। नॉन माइक्रोबियल फैक्टर के अंदर जैसे एलर्जेंस थे, इरिटेंट्स वगैरह थे, या फिर केमिकल वगैरह थे। और माइक्रोबियल के अंदर हमने दो चीज़ देखा था, एक वायरवेलेंस फैक्टर था और एक पैथोजेनिक एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न था, जिसका शॉर्ट फॉर्म था पैम्स। ये देखा था कि ये कैसे काम करते हैं। अब इंटरनल अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनल के हमने डैम्स के बारे में बात की थी। डैम्स के अंदर डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न की बात की थी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू ये इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। फिर हमने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, जिसको हम लोग PRRS कहते हैं, रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है कि पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करता है, समझता है उसको, मतलब कि रिकॉग्नाइज करता है एक पैटर्न को। जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ तो रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट में जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, जाकर उससे लड़ाई करते हैं। हमने बोला था ना कि जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो पैथोजन होता है और हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उन दोनों के बीच में क्या चलती है, जंग चलती है। जंग चलती है, अगर हमारी बॉडी जो होती है वो जंग जीत जाती है तो हम जीत जाते हैं और हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है काम कर जाता है। वहीं हमारा जो अगर डिफेंस सिस्टम फेल कर जाता है तो हम जंग हार जाते हैं और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमने देखा था। इसके अलावा फिर हमने दिखाया था कि टिश्यू डैमेज जो है वो होता कैसे है। जैसे हमने बताया था कि डैम्प और पैम्प हैं, उसमें मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स के बारे में। फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स थे, तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का यूज़ हो रहा था। वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। फिर वहाँ पे डिफरेंट तरह के एडिशन प्रोटीन्स वगैरह थे। एडिशन प्रोटीन क्या कर रहे थे कि वो जो न्यूट्रोफिल्स था, न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, और फिर अट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रहा था, जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट कर रही थी। उसके बाद फिर हमने बताया था, देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हंग्री होते हैं, वो भूखे होते हैं। वो क्या करते हैं, पैथोजेंस वगैरह को खाने का काम करते हैं, पैथोजेंस को खा लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। एंड आफ्टर द फैगोसाइटोसिस दे अंडरगो एपोप्टोसिस, मीन्स सेल सुसाइड। वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, साथ में उस पैथोजन को भी ख़त्म करने का काम करते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो डेंड्रिटिक सेल्स जो थे वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके काम कर रहे थे, यानी बॉडी के अंदर हमारे टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन हो रहा था। एक्टिवेशन के बाद फिर क्या हो रहा था कि टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन, बॉडी के अंदर क्या हो रहा था कि हमारे टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो रहा था। उस टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन की वजह से फिर क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का है वो एक्टिवेट हो रहा था। ये एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्या कर रहा था, प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हो गए, उनको एक्टिवेट करने का काम कर रहा था। और फिर ये जाकर वुंड वाली जगह पे, जहाँ पे वुंड हो गया था, मतलब जहाँ इंजरी हो गई थी, उस इंजरी को वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करके वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह जो था वो रोकने का काम कर रहे थे।
ये हमने देखा था। उसके बाद फिर फर्दर और क्या हमने देखा था, फिर फर्दर हमने मैक्रोफेजेस का भी काम देखा था कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो कैसे काम कर रहे थे। वो भी जा रहे थे, वो एंजियोजेनेसिस करवा रहे थे, यानी कि नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करवा रहे थे। और फिर वो फिब्रियोब्लास्ट की सिंथेसिस करवा रहे थे। जो फिब्रियोब्लास्ट था वो कोलेजन की सिंथेसिस करवा रहा था, और कोलेजन जो था वो हमारा क्या कर रहा था, वुंड को हील करने का काम कर रहा था। ये हमने देखा था। फिर हमने बेसिकली देखा था कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बीच का डिफरेंस देखा था कि एक्यूट जो होता है वो उसका ऑनसेट जो होता है वो रैपिड होता है, और वहीं पे क्रॉनिक जो होता है वो लंबे पीरियड के लिए रहता है। सेल्स इसमें जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल काम करते हैं, और क्रॉनिक वाले के अंदर जो है वो मैक्रोफेजेस काम करते हैं। ठीक है, ये हमने उसके बीच में डिफरेंस कुछ देखा था। वो ये कम वक्त के लिए रहता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। और बेसिकली फिर हमने बताया था कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 आवर्स भी होते हैं। जो स्टार्ट में बताया था 5 आवर्स के अंदर क्या क्या आता है, आपका रिकॉग्निशन आता है। ठीक है, रिकॉग्निशन के बाद रिक्रूटमेंट आता है, रिमूवल होता है इंजूरियस सब्सटेंस का। ठीक है, रेगुलेशन होता है और रिपेयर होता है। ये हो गया। उसके बाद फिर हमने एक्यूट जब इन्फ्लेमेशन हुआ था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि इसके अंदर क्या क्या वैस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या सेलुलर इवेंट हो रहे हैं। तो वैस्कुलर चेंजेस में हमने देखा था कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के सेल्स और प्रोटीन होते हैं उनको इंजरी की साइड पे लाने का काम करता है। वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती है। ठीक है, वैस्कुलर परमिबिलिटी वगैरह इंक्रीज़ करती है। और सेलुलर इवेंट में हमने देखा था कि इसमें रिक्रूटमेंट होता है, फिर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, फिर उस जगह पे जाके काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। और उसके बाद फिर हमने देखा था सेलुलर अडेप्टेशंस के बारे में, जिसके बारे में आज के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होते हैं, कि ये एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट होते हैं दैट आवर सेल मेक्स इन द रिस्पॉन्स टू एनी इन्फ्लेमेशन। आवर सेल मेक्स एडजस्टमेंट विद द रिस्पॉन्स टू एनी इन्फ्लेमेशन और एनी स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। यानी हमारे बॉडी के बाहर से किसी पर्टिकुलर अगर कोई हमारी बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है या इस तरह का कोई चीज़ें मिल रही, तो उसके अगेंस्ट में हमारी जो बॉडी क्या करती है, अपने अंदर चेंजेस करती है। इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर एडाप्टेशंस कहते हैं। अब ये सेलुलर एडाप्टेशंस के अंदर हमने बताया था कि एक फिजियोलॉजिकल भी होता है, एक पैथोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी है, साइज़ में डिक्रीज़ हो रहा है तो एट्रॉफी है। ठीक है, नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो हाइपरप्लेजिया है, और अगर पाथवे के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं मेटाप्लेजिया है। और डिस्प्लेजिया के बारे में हमने बताया था कि डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कैंसरस सेल के बारे में। उसके बाद फिर हमने हाइपरट्रॉफी हो गया, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि हाइपरट्रॉफी के अंदर जो स्केलेटल सेल्स के मसल्स होते हैं वो हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होते हैं, वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है मसल्स के अंदर। इसके अलावा हमने देखा था कि इसी के अंदर हाइपरट्रॉफी के अंदर ही हमने देखा था कि इसके अंदर जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होती है हार्ट की उसके अंदर हो जाती है, इसको जो हाइपरटेंसिव की वजह से होती है। और फिर इसके अंदर हमने कंपनसेटरी भी देखा था कि कंपनसेशन हो जाता है, यानी अगर एक चीज़ गड़बड़ होती है तो दूसरी चीज़ होती है वो चल रही है। इसी तरह से हमने क्या देखा था, इसी तरह से हमने हाइपरप्लेजिया देखा था, जिसके अंदर जो पैरेन्काइमल सेल थे उनका नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो जा रहा था। क्योंकि पैरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो उनका नंबर किसी वजह से इंक्रीज़ कर जा रहा था। ये हमने देखा था। इसी तरह से उसके अंदर भी हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखा था, पैथोलॉजिकल प्रोसेस देखा था। और फिर हमने मेटाप्लेजिया देखा। मेटाप्लेजिया में देखा कि एक पर्टिकुलर सेल का फॉर्म है, जैसे कोई पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल है वो जो है वो चेंज हो जा रहा है किसी दूसरे एपिथेलियल सेल में, या कोई एक मीज़नकाइमल कोई सेल है, मीज़नकाइमल सेल है, वो किसी दूसरे मीज़नकाइमल सेल के अंदर चेंज हो जा रहा है। तो इसके अंदर जैसे इन सब कंडीशन के अंदर हमने बोला कि मेटाप्लेजिया हो रहा है। और फिर आज हमने डिस्कस किया डिस्प्लेजिया के बारे में, वो काफ़ी डिटेल में देखा। तो यानी कि इस तरह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन टॉपिक ख़त्म हो गया। जो भी यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स मेरे आ रहे हैं तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट में मतलब कि अपलोड करेंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे हमने सेल इंजरी के बारे में अपलोड किया था। तो आप भी कोशिश करिए उसे पार्ट बाय पार्ट देखने की। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3 एंड देन फर्दर मोर पार्ट्स। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो जब भी देखिए हमेशा पार्ट वाइज देखिए। ठीक है, अगर आप बीच से उठाएंगे किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहानी क्या चल रही है, क्योंकि हर एक वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से जो रहती है वो लिंक्ड रहती है।
तो कोशिश करिए कि वीडियो हमेशा शुरुआत से देखिए, एंड ऑलवेज, जैसा हमने पहले बोला कि ऑलवेज मेक द हैबिट ऑफ टेकिंग द नोट्स, ऑलवेज टेक अ कॉपी एंड पेन विथ यू वाइल अटेंडिंग माई लेक्चर। जब भी आप लेक्चर अटेंड करिए ऑलवेज टेक अ कॉपी एंड पेन विथ यू सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट लेक्चर एंड ऑल्सो राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखते चलिए, एंड जो इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी वो सॉफ्ट कॉपी भी हम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे। आई विल गिव यू इन द ग्रुप सो दैट वहाँ से और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू और इन दोनों जगह से मिलाकर आपको क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर नोट्स जो है, एक हैंडी नोट जो है वो तैयार हो जाएगा, और फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो ये इन्फ्लेमेशन की कहानी हो गई फिनिश, ठीक है। इस तरह से आपका पहला यूनिट जो है वो होता है कंप्लीट। Already I have done the cell injury in very detail in around 5 to 6 videos, and like that I have also completed this inflammation again in 5 to 6 videos of each 30 minutes video of each 30 minutes। तो बेसिकली अगर आप वीडियो को डेली थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो आपका पहला यूनिट जो है वो तैयार हो जाएगा। जो PDF होगी वो आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, और इस तरह से आपकी ये यूनिट हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर अगर फर्दर दूसरे किसी यूनिट की अगर हम लोग वीडियो क्रिएट करेंगे हम, तो हम इसमें दोबारा से अपलोड करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है फर्दर प्रोवाइड होते हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, और you can say tutorial. So thank you very much, thank you for attending my lecture, and have a nice day. Good night, Shabba Khair and Sayonara. Thank you very much.